हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कि केमिस्ट्री में। मैं कुलदीप परमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल नेम रिएक्शन सीरीज के बारे में। हम लोग क्लास 11, 12 से लेकर के एमएससी और सीएसआईआर नेट लेवल तक की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस हैं उनको हम 1 बाय 1 एक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की सीरीज में हम लोग सबसे पहले जो रिएक्शंस लेके आए हैं वो है मित्सुनोबू रिएक्शन। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मित्सुनोबू रिएक्शन जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो मित्सुनोबू रिएक्शंस में किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को लाइक RCH2OH ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और इसे आपको कन्वर्ट करना है किसी भी डिजायरफुल न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में। यहाँ पर आप R ग्रुप के साथ OH को हटा के एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप लगाना चाहते हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में कुछ नहीं करना है। जब मित्सुनोबू रिएक्शंस कराने हैं तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शंस होगी किसी भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की, तो यहाँ पे जो प्रेजेंस रहती है वो नंबर 1 आपके पास कोई भी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और इसके साथ में हमें चाहिए होता है डेड, DEAD। ये जो ऑर्गेनिक रिएजेंट का जो ग्रुप है ये आपके लिए एसेंट रिएक्शंस प्रोवाइड करता है। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे रिएक्शंस होगी और जब भी SN2 रिएक्शंस होती है आप लोगों को पता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन का थ्रू बनता है। तो जब इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा तो आपका जो R ग्रुप है वो राइट में चला जाएगा और जो भी आपका डिजायरफुल न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन है, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका अगेन CH3, इसके सॉलिड वेज पोजीशन पर OH ग्रुप है और डैश पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम है। जब इसके लिए मित्सुनोबू रिएक्शंस होगी तो किसी एक न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के डैश पोजीशन पे आएगा और जो हाइड्रोजन है वो सॉलिड पोजीशन पे चला जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो आपके मित्सुनोबू रिएक्शंस में मेनली यही होता है कि कोई भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल PPH3 एंड डेड की प्रेजेंस में किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा और एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट में SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ पे जो PPH3 और डेड का जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपका डेड होता है DEAD, इसको हम लोग बोलते हैं डाइएथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो आपका डेड मॉलिक्यूल जो है, इस डेड मॉलिक्यूल में ये जो ग्रुप है एजो ग्रुप, इस एजो ग्रुप में जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके बिटवीन डबल बॉन्ड है और इनके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है दोनों ही एलिमेंट्स के पास में। क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स का जो लोन पेयर है वो 2p ऑर्बिटल का है, इसका जो लोन पेयर है वो कैसा है? 2p ऑर्बिटल का है। इस 2p ऑर्बिटल की वजह से इनका जो साइज काफी कम है, तो इसकी वजह से जो रिपल्शन है लोन पेयर का वो काफी ज्यादा रहेगा और ये मॉलिक्यूल इस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए अपने बॉन्ड्स को क्या करेगा? ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में अगर ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन ग्रुप हैं
वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में आएंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जब भी डेवलप होगा तो आपका जो PPH3 मॉलिक्यूल है इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ये आपके लोन पेयर्स इस कार्बन को देगा। इस नाइट्रोजन पर जब लोन पेयर्स आएंगे तो ये इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ से एक मॉलिक्यूल बनेगा COOET, COOET और यहाँ पर आएगा PPH3 प्लस और यहाँ पर आएगा आपका माइनस चार्ज। तो जब आपका डेड जो रिएजेंट है इसका एक्टिवेशन होगा। इस एक्टिवेशन के बाद में आपका जो भी रिएजेंट है लाइक अल्कोहल ग्रुप का जो हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर का होता है, इसकी वजह से जो आपका जो डेड का नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है ये अल्कोहल का एक्टिवेशन करेगा और अल्कोहल के एक्टिवेशन से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका अल्कोहल ग्रुप है RO- रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा H+ आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा H+। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आएंगे PPH3 के पास और ये जो बॉन्ड जो है नाइट्रोजन का वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से आपका जो अल्कोहल है इस पर ऑक्सीजन और PPH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ से इस ब्रेक होने से आपका जो RCH2 पॉजिटिव ग्रुप अरेंज होगा और जो आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया था ये जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप यहाँ पे जो रिलीज है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मिट्सुनोबू रिएक्शंस में काफ़ी सारे स्टेप्स जो होते हैं एक साथ काम करते हैं। अगर हम इनको कलेक्टिवली अगर हम समझें तो सबसे पहले आपका जो डेड मॉलिक्यूल है, डेड मॉलिक्यूल्स में एजो ग्रुप के अनस्टेबिलिटी की वजह से उनके लोन पेयर्स जो हैं उनमें रिपल्शंस क्रिएट होता है। को काउंटर करने के लिए जो एजो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो अपने पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करता है। इस पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन का फायदा उठाता है आपका ट्राइफेनिल फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस जो है उसका जो ओवरलैप बेंजीन रिंग के साथ वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है बेंजीन में 2p कार्बन होते हैं और फॉस्फोरस जो है 3p ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से जो फॉस्फोरस का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में ना जाकर के क्या होता है कि डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो ये फॉस्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा नाइट्रोजन एजो ग्रुप के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपका इनिशियल रिएजेंट जो है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करता है। एजो ग्रुप की बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे जो आपका ये एजो ग्रुप जो था जो भी न्यूक्लियोफाइल था HNU, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें जो हाइड्रोजन है वो यहाँ बॉन्ड करता है। तो यहाँ पे NH बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे PPH3 के साथ में ये तो आपका उसका एक्टिवेशन करने के लिए आपका हाइड्रोजन रिलीज करके आपका जो अल्कोहल है वो अपना ऑक्सीजन लोन पेयर फॉस्फोरस को प्रोवाइड करता है और वहाँ से ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बिटवीन बॉन्ड बनता है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सिलिकॉन और ऑक्सीजन सल्फर ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स ऑक्सीजन फॉस्फोरस का बॉन्डिंग और एजो ग्रुप का लोन पेयर्स का रिपल्शन, ये दो जो फोर्सेज हैं इस रिएक्शन के लिए मेन ड्राइविंग फोर्सेज रहेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो अपने पास एक मॉलिक्यूल है
R1 R2 और डैश पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन आपको करानी है R3SH, कोई भी एल्काइल थायोल है, इस थायोल के साथ में आपका जो रिएजेंट है PPH3 एंड DEAD। कई बार आपको जो रिएक्शंस है यहाँ पर डेड की जगह पर DIAD ये भी रिएजेंट जो है मिल सकता है। इसका जो नेम है वो है डाइआइसोप्रोपाइल डाइकार्बोक्सिलेट। दोनों का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। एजो ग्रुप आपका मेन ड्राइविंग फोर्स है, तो एजो ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है। तो आइसोप्रोपाइल या इथाइल ग्रुप के होने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जब रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, तो जो भी आपके R1 R2 कार्बन्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, और जो आपका अल्कोहल जिस पोजीशन पर है उससे अपोजिट पोजीशन पर आप न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे, दैट इज SR3, और आपकी जो अल्कोहल की पोजीशन है वहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। हमेशा आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है। आपके पास कोई भी रिएक्शंस हो, किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, आपको ये कंडीशंस देखनी है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन और डेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना चाहिए। इस और सेरीन जैसे कुछ मेडिसिन्स को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे एक नई नेम रिएक्शन के साथ। तो उसका मैं अनाउंसमेंट भी आज ही कर देता हूँ। जो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे स्टॉर्क एनामाइन रिएक्शन की। आज के लेक्चर में थी मित्सुनोबु रिएक्शन, सेकेंड लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा स्टॉर्क एनामाइन रिएक्शंस को लेकर के। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।